वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरे भाइयों, चैप्टर बड़ा प्यारा सा चल रहा है, आपको भी पता है, हमारा इंट्रोडक्शन टू 3D। और आप लोगों को मज़ा भी आ रहा है बेटा, क्योंकि जिस तरीके के कमेंट मेरे पास आया है तो बच्चों ने यही कहा कि सर बड़ा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है सर, बहुत ही सीधा सीधा चैप्टर है। तो बेटा अब इसी सीक्वेंस में है ना, अपना कल जो अपन ने कॉन्सेप्ट देखा था वो सेक्शन फॉर्मूला चल रहा था। यहाँ पे आपके पास पता है दो ही कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला वाला दे रखा है और एक सेक्शन फॉर्मूला वाला दे रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला को पूरा डिस्कस कर चुके हैं, एप्लीकेशन भी देख चुके हैं। आज अपने पास बात चल रही है बेटा सेक्शन फॉर्मूला के एप्लीकेशन की, क्योंकि एक चीज तो मैं आपको कल ही करवा चुका हूँ कि हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या होता है, जब हमारे पास इंटरनल डिवीजन आएगा तो क्या करना है, एक्सटर्नल डिवीजन आएगा तो क्या करना है। ठीक है भाई। और एक जो नॉर्मल क्वेश्चन था, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और आपका इंटरनली डिवाइड कर रहा है, उसका मैं डायरेक्ट कल काम कर चुका हूं। अब एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है यार दोस्तों, जिसमें पता है क्या होता है कि अभी तक तो हम है ना कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट काम में लेते थे, लेकिन हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया करते थे। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला काम में लेके बताओ कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं क्या। तो सेक्शन फॉर्मूला काम में लेना, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला काम में लेना होता ना तो बहुत सीधा प्रोग्राम था। डिस्टेंस निकालते तीनों के बीच की और देखते कि दो कसम तीसरे के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो कोलिनियर है। जब सेक्शन फॉर्मूला काम में लेना है तो यहाँ पे पता है कहानी बदल जाएगी। अब कहानी कैसे, सेक्शन फॉर्मूला तो हम जानते हैं भाई कैसे होता है, जब अपन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं लाइन सेगमेंट बनता है, वैसे काम में लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया बेटा ए के कोऑर्डिनेट है -4, 6, 10। इसके अप्रोच देखना, बहुत अच्छी बताऊंगा मैं आपको। एक पॉइंट लिया मैंने बेटा बी, उसके कोऑर्डिनेट है 2, 4, 6, ये अपन ने देखा। अब अपन जब सेक्शन फॉर्मूला काम में लेते तो अपन क्या बोलते हैं भैया कि इस लाइन सेगमेंट ए बी पे कहीं पे एक पॉइंट है पी, कहीं पे एक पॉइंट है पी, तो वो पी पॉइंट मैंने ले लिया। सपोज वो पी पॉइंट जो है वो यहाँ पे एक पॉइंट है पी। अब ये जो पॉइंट पी है ना, ये हम कहेंगे, हमें यहाँ पे रेशो नहीं पता, तो सेक्शन फॉर्मूला में किसका यूटिलाइजेशन होता है, रेशो का। तो भैया जब रेशो पता नहीं होता ना और रेशो निकालना होता है तो हम बोलेंगे लेट द रिक्वायर्ड रेशो इज k/1। ये मेरा डायलॉग याद रख लेना, जिंदगी में मजा आ जाएगा। तो हमें तो पता ही नहीं है कि भैया वो पॉइंट कौन सा है, हमने बोला कि वो पॉइंट P है और ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को सपोज k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे, हमने बोला x कोऑर्डिनेट x है, y है और z जो z है, तो मैं x y z तीनों निकाल सकता हूँ। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा बेटा, आप जानते हैं x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 x2 k को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, 2k m1 x2 प्लस m2 x1, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1 को मैंने -4 से मल्टीप्लाई किया। आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस आना है मेरे दोस्तों, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 2k -4, इसलिए मैंने पहले आपको दिखाया। और अपॉन में m1 + m2 मतलब k+1, ये तो आ गया x। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वही m1 y2 k को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4k प्लस m2 y1, 1 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, 1 को 6 से करेंगे तो 6 ही आएगा, और अपॉन में वही k+1। उसके बाद नंबर आएगा z का, m1 z2 k को मल्टीप्लाई किया हमने 6 से, 6k प्लस m2 z1, 1 को मल्टीप्लाई किया 10 से, ये आ गया अपॉन में, और यहाँ पे लिख देंगे k+1। ये मैंने इस पॉइंट P का x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिए बेटा। x तो ये आया, y ये आया और हमारे भाइयों z ये आया। अब कहानी यहाँ से चालू होती है ओरिजिनल, मतलब पहली स्टेप तो आपको ये करनी है कि भैया a और b को ज्वाइन कर देना है, एक लाइन सेगमेंट AB बना, और हम जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, तो कोई पॉइंट जो है वो किसी रेशो में डिवाइड करेगा, रेशो पता नहीं है, हमने उसका नाम दे दिया k/1। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि अगर ये पॉइंट ABC कोलिनियर है और मैंने एक पॉइंट नया अपने मन से लिया है P, तो फिर ये P और हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। तो फॉर कोलिनियरिटी, ये मैं यहाँ पे एक लॉजिक लिख देता हूँ आपके लिए कि अगर कोलिनियरिटी के बारे में मैं बात करूंगा तो मुझे एक बात लिखनी पड़ेगी बेटा, पॉइंट P शुड, अगर ये कोलिनियर है, तो अगर ये कोलिनियर है कौन, ABC, तो ये जो मैं जो नया पॉइंट P लेके आया हूं ना भाई, मैं C के बारे में अभी डायरेक्ट कह नहीं सकता, मैं अभी A और B के बारे में जानता हूँ, और P तो मैंने अपने मन से लिया है कि भैया ऐसा है। तो अगर ये पॉइंट P जो है ना, ये किसके साथ कोइंसाइड कर जाए, पॉइंट P शुड कोइंसाइड विद पॉइंट C। अगर ऐसा हो जाए कि P और C दोनों एक ही पॉइंट है, मतलब जो C के कोऑर्डिनेट है वही हमारे P के कोऑर्डिनेट अगर आ जाएं,
जो सी के कोऑर्डिनेट है वही अगर हमारे पी के कोऑर्डिनेट आ जाएं तो हम क्या कहेंगे, सी और पी दोनों सेम पॉइंट है, ये अलग अलग पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ए बी और सी तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कब? जब पी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट सेम आ जाए। तो मैंने पहले तो एक बार अपनी तरफ से ट्रायल मारा, मैंने बोला कि भैया मेरे जो पॉइंट पी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है ये, तो इसको मैं पहले किसके इक्वेट कर रहा हूँ, सी के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वेट कर रहा हूँ। तो इक्वेट किया मैंने किया 2k -4 अपॉन k + 1। मेरी अप्रोच बड़ी शानदार है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक कोऑर्डिनेट को इक्वेट करा के देखूंगा और फिर जो k की वैल्यू आएगी ना वो मैं यहाँ पे भी पुट करूंगा, यहाँ पे भी पुट करूंगा। और पुट करने पे अगर मेरा आंसर y की वैल्यू 0 आ जाती है और z की वैल्यू -2 आ जाती है तो मैं क्या कहूंगा कि भैया ये तो जो पॉइंट है ना ये तो c है। तो देखिएगा, पहले फिर से मेरे स्टेप सुनिएगा। मैंने p के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब मैं बोल रहा हूँ p और c अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो जो p के कोऑर्डिनेट है वही c के होने चाहिए। तो c का x कोऑर्डिनेट कितना बेटा 14 और हमारे p का x कोऑर्डिनेट कितना है ये, तो मैंने इसको किसके इक्वल कर दिया, मैंने इसको इक्वल कर दिया बेटा किसके, उसके 14 के। अब आप देखिएगा इधर आप एलसीएम, इधर आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो आंसर क्या आएगा 2k -4 और 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 14k + 14, ये आपने लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 2k -4 k + 1 14 से मल्टीप्लाई हो गया। तो बेटा देखिएगा इधर ये 2k है, 14k इधर आएगा तो माइनस का 14k हो जाएगा और इक्वल टू में 14 के पास 4 चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 14 + 4 आप लिखेंगे 2k - 14k माइनस का 12k, ये आ गया बच्चों -12k इक्वल टू 18 इक्वल टू में 18 -12k इक्वल टू में 18 आया बेटा। तो k की वैल्यू आपको निकालनी है तो 18 के अपॉन में कौन चला जाएगा -12 और आंसर आ गया 6 से कट होने के बाद -3/2। k की वैल्यू आ गई -3/2। अब मजा आने वाला है, k की वैल्यू -3/2 आ गई ना बेटा। तो ये जो k की वैल्यू आई ना, ये जो मेरे पास k की वैल्यू आई, अगर इस k की वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूं y में और ऐसा पुट करने पे मेरा आंसर क्या आ जाए 0, तो मैं क्या कहूंगा, मजा आ गया यार। इसका मतलब क्या है, जो उसका y कोऑर्डिनेट है वही इसका y कोऑर्डिनेट आ रहा है। और सेम काम यहाँ पे मैं k की जगह -3/2 पुट करूं तो -3/2 पुट करने पे अगर आंसर क्या आ जाता है -2 तो मेरा काम बन जाएगा। फिर मैं कहूंगा k और c दोनों सेम पॉइंट है, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो देखना y की जगह करते हैं तो y इक्वल टू 4 × k कितना है -3/2 प्लस 6 और अपॉन में k कितना है -3/2 और प्लस में क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। 2 से 4 कट जाएगा बेटा 2 बार, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और +6। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, अब डिनोमिनेटर में कुछ भी, मेरी चांदी हो गई। न्यूमरेटर में आ गया -6 + 6 मैंने न्यूमरेटर में क्या आ चुका है 0 आ चुका है। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी चले, मुझे कोई लोड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आ चुका है। तो आंसर मेरा 0 आना फिक्स हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, मतलब मेरे p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 आ चुका है। और कमाल की बात है c पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो अभी तक तो मैं बेटा मजे में हूँ कि हाँ आंसर आ सकता है। ठीक है साहब, अब किसका नंबर आया, अब नंबर आया भैया हमारा किसका, z का। z को ही रहने दिया बस मैंने यहाँ पे। तो देखिए z ये है और हमारे पास k की वैल्यू वो रही, तो हम हमारा z निकालते हैं। तो z इक्वल टू 6 × k कितना है -3/2 और ये प्लस लगाया 10 और अपॉन में भाई -3/2 और प्लस 1। 2 से बेटा 6 कट जाएगा हमारा, कितनी बार 3 बार, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9। तो z इक्वल टू माइनस का तो 9 और प्लस का 10 और अपॉन में बेटा देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा -3 + 2 और डिवाइडेड बाय 10। तो न्यूमरेटर में मेरा आंसर आ रहा है +1। z इक्वल टू ये तो आ रहा है बेटा मेरे पास कितना +1 और अपॉन में आ रहा है बेटा मेरे पास क्या -1, अपॉन में आ रहा है -1 और उसके अपॉन में क्या दे रखा है बेटा, उसके अपॉन में 2 दे रखा है। आप जानते हैं 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर पहुंच जाएगा, तो जैसे ऊपर पहुंच जाएगा 2 बनेगा, लेकिन यहाँ क्या माइनस, तो आंसर क्या आ गया -2। तो z कोऑर्डिनेट कितना आया -2 और आ गया जिंदगी में मजा। z कोऑर्डिनेट -2 आया, c पॉइंट का भी z कोऑर्डिनेट -2 है। बल्ले बल्ले हो गई बेटा, c पॉइंट का z कोऑर्डिनेट -2 और मेरे p पॉइंट का z कोऑर्डिनेट भी -2। इसका मतलब ये जो पॉइंट है p, ये पॉइंट p नहीं है, ये c पॉइंट ही है। या फिर हम क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट p है ये c के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब ABC आर कोलिनियर। खत्म सवाल। ऐसे करते हैं बच्चों। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन ऐसे है। अगर कोई कहे ना सेक्शन फॉर्मूला काम में लेके सोल्व करो तो ऐसे करते हैं। तो हम बोलेंगे हैंस
A, B, C आर कोलिनियर। अब आपको एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा बताता हूं बेटा, जो आपकी सरकारी किताब में बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। आपका क्वेश्चन आएगा, आपकी बार आपसे डायरेक्ट कहा जाएगा रेशियो निकालो, ठीक है। तो रेशियो निकालो, तो भैया बिल्कुल रेशियो निकालेंगे। और रेशियो अगर निकालना होता है तो अभी इस क्वेश्चन में हमने यूटिलाइजेशन किया था कि जब भी कहा जाए रेशियो निकालो, लेट द रेशियो इज K/1, सीधा सीधा डायलॉग चलेगा हमारा, ठीक है। तो बेटा देखिएगा, रेशियो निकालने के लिए कहेगा तो क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points A 4, 8, 10 joining the points A 4, 8, 10 and B 6, 10, 6, 10, -8 is divided by the YZ plane, is divided by the YZ plane। YZ प्लेन जो है ना, अब आप समझ ही होंगे कि आपका पॉइंट अगर कहाँ पे YZ प्लेन के बारे में बात चल रही है तो वहां पे x0 होता है, तो वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। इज डिवाइडेड बाय द YZ प्लेन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। तो बेटा फिर अपन तो बच्चों वाला काम करते, पहले सीधा सीधा भैया हमारा लाइन सेगमेंट ये बनाया हमने, इसका नाम क्या है भैया AB। A के कोऑर्डिनेट है 4, 8, 10, B के कोऑर्डिनेट है 6, 10, -8। अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को YZ प्लेन, हम बोल रहे हैं कि जो YZ प्लेन है ना, सपोज वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K/1 में डिवाइड कर रहा है। और कहाँ पे, किसी पॉइंट पे करेगा भाई, डिवाइड करेगा तो किसी पॉइंट पे करेगा। तो हमने बोला इस पॉइंट P पे डिवाइड कर रहा है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, K/1 में डिवाइड कर रहा है। हमने बोला लेट YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point AB in the ratio K/1 at a point P। तो भैया इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालना स्टार्ट करते हैं। x कोऑर्डिनेट को बोला x, y को y, z को z। तो कैसे निकालेंगे बेटा, हम जानते हैं जो x कोऑर्डिनेट निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, m1 x2, 6 को कैसे मल्टीप्लाई किया, 6k प्लस m2 x1, 1 को 4 से किया 4 अपॉन में k+1, ये x कोऑर्डिनेट आया। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, m1 y2 10k, अब आपकी स्पीड भी तेज हो गई, प्लस m2 y1, 1 को 8 से करेंगे 8 आएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, k+1। फिर z कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कैसे, m1 k को -8 से करना है तब की बार माइनस का 8k, प्लस 1 को 10 से करना है तो प्लस का 10, और अपॉन में k+1। ये मैंने लिखा, x निकाल लिया, y निकाल लिया, z निकाल लिया, ठीक है। अब मेरी कहानी क्या चल रही है, मेरी कहानी ये चल रही है इज डिवाइडेड बाय द YZ प्लेन। अगर YZ प्लेन इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो बेटा सीधी सी बात है, अगर कोई पॉइंट YZ प्लेन में होता है ना, तो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम x पे तो चले ही नहीं, तो YZ प्लेन में होने की वजह से x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो आप लिखेंगे सिंस पॉइंट लाइज इन YZ plane, this implies that x coordinate will be 0। तो x coordinate 0 के इक्वल आएगा, मतलब ये 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब 6k + 4 और अपॉन में मेरे भाइयों k+1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, इसकी तो जिंदगी खराब, क्योंकि डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर में क्या है, 6k + 4 इक्वल टू 0। आप कहेंगे सर 4 इधर प्लस का है, उधर जाएगा सर माइनस का हो जाएगा। सर k की वैल्यू माइनस का 4/6 लिख दो, सर 2 से कट कर दो, ये 2 बार कट हो जाएगा, सर ये 3 बार कट हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों -2/3, और ये हमारा आंसर आ रहा है। अब देखिए k नेगेटिव आया, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भैया जो रेशियो आया ना वो हमारे पास नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है ना वो एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, क्योंकि k नेगेटिव है। k अगर पॉजिटिव होता है तो डिवीजन क्या होता है, इंटरनल। मतलब ये पॉइंट P जो है हम क्या कहेंगे, ये यहाँ नहीं होके कहाँ है, बाहर है, तो एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। ये बात भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में,
इसके हालांकि अलग से कोई खतरनाक नंबर नहीं है, लेकिन अपन लिख सकते हैं मेन जो है अपने पास रेशियो निकालना है। तो बेटा रेशियो कितना है हमारे पास -2/3। तो हम रेशियो तो क्या है, रेशियो तो कभी नेगेटिव नहीं बोलते, रेशियो तो हम यही बोलेंगे 2:3 भी है कि हमारे पास जो रेशियो आया के की जो वैल्यू है वही आपका रेशियो है। ये k/1 लेने का फायदा होता है। तो के की वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, बोलना तो आपको यही है कि रेशियो आया 2:3। तो 2:3 में YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है किसको, इस लाइन सेगमेंट AB को। और किस तरह से डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ये हो गई हमारी कहानी। अब देखिए दोस्तों, एक आध बात और आपको बताता हूँ, हालांकि चैप्टर लगभग आपका ओवर है। ये अगर मेरे नजरिए से आप देखें तो चैप्टर आपका लगभग ओवर है मेरे भाइयों। बस यहाँ पे कुछ एक बातें और मैं सिखा रहा हूँ आपको। कुछ एक बातों में सबसे पहले मैं वो बात बता रहा हूँ जो आप लोगों को मैंने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा रखी है, सेंट्रोइड वाली बात। तो सेंट्रोइड वाली बात जो अगर किसी को याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद रहे ना बेटा तो आपको आज तो याद रखनी ही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बेटा, सेंट्रोइड क्या होता है बता देता हूँ एक बार फिर। हालांकि ये बात मैं 9th में भी सिखाता हूँ बच्चों को, 10th में भी सिखाता हूँ, आपको एक बार फिर बता देते हैं कि भैया सेंट्रोइड के बारे में बात चल रही है। जैसे हमारे पास है एक ट्राइंगल है बेटा, और उस ट्राइंगल की वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 z1, और सेकंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2 z2, और थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा x3 y3 z3। अगर बेटा कभी ट्राइंगल की वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमसे कहा जाए कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालो, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड जो होता है बेटा वो तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। जैसे ये अपन ने पहला मीडियन बनाया, मीडियन किसे मिलेगा बेटा, इस वाली साइड के मिड पॉइंट पे आके मिलेगा, मतलब डी क्या है, BC का मिड पॉइंट। सेम कहानी ऐसे ही AC का मिड पॉइंट आपको लेना पड़ेगा और यूं ज्वाइन करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये E पॉइंट जो है ना ये AC का मिड पॉइंट है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिड पॉइंट लेंगे इस तरह से और इसको इससे ज्वाइन करेंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ से आपने ये जो काम किया ना, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए F, और ये जो पॉइंट है सर इसका नाम लिख दीजिए G। तो हमने क्या देखा कि G एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मतलब G जो है वहां पे पहला मीडियन AD, सेकंड मीडियन BE और थर्ड मीडियन CF, तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तीनों लाइन सेगमेंट यहाँ पे क्या है बेटा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इस G को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। तो कोई पूछे आपसे कि सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। और ये D किसका मिड पॉइंट, BC का। ये भैया E किसका मिड पॉइंट, AC का। F किसका मिड पॉइंट, AB का। अब इस सेंट्रोइड की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने पता है अपने चैनल पे एक अलग से इसका वीडियो बना रखा है, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, इन तीनों के बीच में रिलेशन वाला 11-12 मिनट का वीडियो है, उसको कभी देखना आपको मजा आएगा। तो मैंने वो वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली अपडेट करी थी 9 to 12 वाली पूरी स्ट्रीम के लिए। तो बेटा सेंट्रोइड जो होता है ना, इसकी एक खासियत होती है, ये किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, इसलिए ये सेक्शन फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है। सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड डिवाइड्स अ मीडियन इन 2:1। सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और ट्वाइस किधर होता है, वर्टेक्स की तरफ, और 1 किधर होता है, मिड पॉइंट की तरफ। मतलब अगर ये 20 है तो ये 10 आएगा, अगर ये हमारा 50 है तो ये 25 आएगा। ये कहानी होती है हमारे किसकी, सेंट्रोइड की। तो सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला से तो अपन इसको ऐसे काम करते हैं, और आप लोगों का मैं डायरेक्ट सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने के फॉर्मूले सिखाता हूँ। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो सीधी सीधी ट्रिक होती है मेरे दोस्तों, तीनों x को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ऐसे करेंगे तो आपके इस सेंट्रोइड का आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कोमा y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, कोमा z कोऑर्डिनेट निकालना है तो z1 प्लस z2 प्लस z3 और अपॉन में 3। इस तरीके से आपको z कोऑर्डिनेट मिलेगा। x के लिए तीनों को x प्लस करके 3 से डिवाइड, y के लिए तीनों y को प्लस करके 3 से डिवाइड, z के लिए तीनों z को प्लस करके 3 से डिवाइड। ये हो गई हमारे सेंट्रोइड की भी कहानी खत्म। तो एक आपको ये भी दे रखा था बच्चों क्वेश्चन, तो ये हो गई हमारी बात, और कुछ है नहीं बेटा इसके अलावा। बाकी और कुछ क्वेश्चंस जो है सीधे सीधे क्वेश्चन है,
जिनमें अपन 10th क्लास में ऑलरेडी काफी सारी बातें सीख के आ चुके हैं। तो इसका इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, आपकी सरकारी किताब में मिसलेनियस में एक क्वेश्चन दे रखा है इसके ऊपर, तो देख लीजिए उसको भी। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज एट द पॉइंट। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। देखिए सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। मैं अब की बार के क्वेश्चन को पूरा लिखने के डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ उसकी पूरी इंफॉर्मेशन। सरकारी किताब का एग्जांपल है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज एट द पॉइंट। सेंट्रोइड को मैंने जी बोला था और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मुझे 1,1,1। ठीक है साहब। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर, दो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आता है, अगर तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दे देगा तो सेंट्रोइड पूछेगा, और सेंट्रोइड दे देगा और दो वर्टाइसेस दे देगा तो थर्ड वर्टेक्स आपसे पूछेगा। तो इस क्वेश्चन में ये काम करना है। पहली वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 3, -5, -7 और दूसरी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है -1, -7, -1, -7, -6। फाइंड थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स को मैंने सी बोल दिया। मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया। ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट पहली वर्टेक्स के, सेकंड वर्टेक्स के और सी मतलब थर्ड वर्टेक्स आपको फाइंड आउट करनी है। हम तो हमारा काम करेंगे, हम बोलेंगे भैया कि अगर हमें थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, तो हम अननोन कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं बेटा, x, y, z। हम बोलेंगे सी के कोऑर्डिनेट है x, y, z। और हमें एक चीज पता थी कि हमें जब वर्टाइसेस पता होती थी तो हम सेंट्रोइड निकालते थे। तो सेंट्रोइड कैसे निकालते थे, तीनों x वालों को प्लस करके 3 से डिवाइड। तो बेटा इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 3 प्लस -1 प्लस उसको x को अपॉन में 3 और इक्वल टू में इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं यही तो काम करता था। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 1। तो देखिए 3 -1 2 प्लस x अपॉन 3 और इक्वल टू में क्या आएगा बेटा, इक्वल टू में 1। अब मैं जानता हूं 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, तो क्या बनेगा 2 प्लस x और इक्वल टू में 3। यहाँ पे बेटा 2 प्लस का उधर जाएगा माइनस का x इक्वल टू 1। कहानी खत्म। थर्ड वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मुझे 1 पता लग गया। एक एक करके सबको निकाल दूंगा बेटा। उसके बाद आप लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3। y1 कितना है -5 प्लस y2 कितना है बेटा 7 प्लस y3 को हमने क्या मान रखा y अपॉन में 3 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट, वो भी 1 दे रखा है। -5 प्लस 7 2 होता है बेटा 2 प्लस y और अपॉन में क्या है 3 और इक्वल टू में 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 3। 2 इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का। अगेन y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो मुझे जो मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिला वो y, वो भी कितना आ गया बेटा 1 आ गया। ये लो साहब। इसके बाद क्या निकालना है बेटा, इसके बाद मुझे अब z निकालना है। तो कैसे करूंगा, वही z1 प्लस z2। z1 कितना है 7, z2 कितना है -6 और z3 को अपन ने z मान रखा है अपॉन में 3 और इक्वल टू में हमारा z कोऑर्डिनेट वो कितना है 1। 7 -6 बच्चों कितना आएगा 1। 1 प्लस z अपॉन 3 इक्वल टू में 1। 1 प्लस z इक्वल टू 3। 1 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो z की वैल्यू 3 - 1 दैट इज 2। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 2। कितना सीधा क्वेश्चन है यार। मतलब ये इंट्रोडक्शन टू 3D तो अगर समझ में आया तो इसके बढ़िया चैप्टर ही कोई सा भी नहीं है। x कोऑर्डिनेट पता लग गया, y कोऑर्डिनेट पता लग गया, z पता लग गया। हम बोलेंगे जो थर्ड वर्टेक्स है c उसके कोऑर्डिनेट आएंगे 1, 1, 2। कहानी खत्म। ये है बेटा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन है बेटा, और तो कोई खास क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं और कुछ भी नहीं बचा बाकी आपके लिए। बाकी एक आध कोई क्वेश्चन आप को मैं देख लेता हूँ अगर मुझे लगता है कि भाई आप लोगों को बताना चाहिए, तो बाकी और कोई खास बात नहीं है। एक क्वेश्चन और जो है वो पैरेललोग्राम वाला, वो हम ले लेते हैं। पैरेललोग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन उसको ले लेते हैं, बड़ा सीधा है। पैरेललोग्राम से रिलेटेड है एक क्वेश्चन, उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे पैरेललोग्राम बना के इंडिकेट कर देता हूँ। आपकी सरकारी किताब का एक्सरसाइज मिसलेनियस का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन उन बच्चों को बहुत आसानी से आ जाएगा जिन्हें 10th क्लास का कॉन्सेप्ट पूरा पता है। जिन्होंने 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ रखी है ना, उनके लिए बच्चों का काम है। ये एक पैरेललोग्राम है। हम जानते हैं पैरेललोग्राम में 4 वर्टेक्स होती है। पहली वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, -1, -2।
सेकंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 2 -4 1 2 -4 और तीसरी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1 1 2 और हमें चौथी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट नहीं पता, जिसके नहीं पता होते हम डायरेक्ट डायलॉग लिखते हैं x, y, z। हमारा सीधा सीधा सा लॉजिक होता है, भैया फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट नहीं पता, x, y, z कहा जा रहा है ये निकालो। जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ जाए और 3 वर्टाइसेस पता हो, चौथी वर्टेक्स निकालनी हो, तो बेटा मेरा एक डायलॉग सीधा सीधा याद रखना, डायगोनल बना दो। सबसे पहले ज्वाइन AC, A को तो मिला दो मेरे दोस्तों C से और B को मिला दो मेरे दोस्तों D से। ऐसा होने पे ये दोनों डायगोनल O पे कट करेंगे और O जो है ना वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो डायलॉग कैसे देंगे एग्जाम में? सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मुझे पता है भैया डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब O जो है ना, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। O जो है दोस्तों वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब O के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं पहले AC की हेल्प से, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है, x में x प्लस करके 2 से डिवाइड, y में y प्लस करके 2 से डिवाइड और z में z प्लस करके 2 से डिवाइड। तो O के कोऑर्डिनेट निकालता हूं मैं पहले किसकी हेल्प से? AC की हेल्प से। तो कैसे निकालूंगा बेटा? मैं लिखूंगा x1 प्लस x2 मतलब 3 - 1 अपॉन 2 कोमा y1 माइनस का 1 और अगेन प्लस का 1 माइनस y1 प्लस y2 अपॉन 2 कोमा z के लिए क्या लिखूंगा? z1 प्लस z2 2 प्लस 2 अपॉन में 2। तो भैया अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, O के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ AC की हेल्प से। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 अपॉन 2 का मतलब 1 -1 प्लस 1 बेटा जिंदगी खराब 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 कोमा 2 प्लस 2 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 2। तो मेरे O के कोऑर्डिनेट आया 1, 0, 2। अब O के कोऑर्डिनेट में AC की हेल्प से निकालूं चाहे BD की हेल्प से निकालो, O के कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो मैं O के कोऑर्डिनेट पहले एक बार BD की हेल्प से निकालता हूं। कैसे निकालूंगा देखना। अब मैं O के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं BD की हेल्प से, x प्लस 1 अपॉन 2 कोमा y प्लस 2 अपॉन 2 कोमा z माइनस 4 अपॉन 2। ये निकाले मैंने O के कोऑर्डिनेट किसकी हेल्प से? टेकिंग BD की हेल्प से। ठीक है, अब ये BD की हेल्प से आए और वो AC की हेल्प से आए। मैं जानता हूं O के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो सकते, तो x के बराबर, y के बराबर, z के बराबर। मजा आ जाएगा। x प्लस 1 अपॉन 2 तो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। हम लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू किसके आएगा बेटा? 1 के। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 2, 1 उधर माइनस में चला जाएगा, x इक्वल टू 1। तो इस D पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो आ चुका है 1। खत्म कहानी। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो x कोऑर्डिनेट तो आ चुका है 1, यहाँ लिख देता हूँ। अब अपन y निकालते हैं। y पे ले आ जाइए, y प्लस 2 अपॉन 2 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा बेटा? 0। ये लो, कोई भी 0 से मल्टीप्लाई होगा जिंदगी खराब। तो y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 उधर जाएगा माइनस में, y इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू -2। ठीक है साहब। उसके बाद z का नंबर आया बेटा, z माइनस 4 अपॉन 2, z माइनस 4 अपॉन 2 किसके इक्वल आएगा? 2 के। ये 2 के इक्वल कर दिया, 2 को इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, z माइनस 4 इक्वल टू 2 2 जा 4, -4 उधर जाएगा प्लस का 4, z इक्वल टू 4 प्लस 4, आंसर इज 8। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 8। खत्म। मुझे मेरी चौथी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। फोर्थ वर्टेक्स मेरी D है और D के कोऑर्डिनेट अब आपका भाई कैसे लिखने वाला बेटा? 1 कोमा -2 और साथ में अब ये 8। ये हो गई बेटा मेरी कहानी। अब इसी तरीके से बेटा कुछ और हमारे पास क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो आज का लेक्चर था भी बड़ा छोटा और ज़्यादा आप लोगों को कुछ खास दिक्कत आने वाली भी नहीं है। चैप्टर भी बड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली मज़ेदार है। तो बेटा जो भी क्वेश्चन आज मैंने करवाई है और जो भी हमारे इससे पहले जो लेक्चर 1 के 3D के जो क्वेश्चन थे, उनको आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। ऐसा ही कुछ आपके एग्जाम में रहेगा और बेटा अच्छे से तैयार करिएगा। बाकी फिर अपन मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अब
और तब तक के लिए बेटा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक बात याद आ गई, जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और अपने बेटा दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में बेटा इनको शेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि बेटा दूसरों को भी बेनिफिट मिल पाए। तो अब मिलते हैं अपन अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।